तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आज इसके प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करेंगे। यह पेपर एमएसडीएसयू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आंसर क्या हो सकते हैं, किस पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेंशन द आर्टिकल अंडर विच द पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। इसमें पूछा गया पूछा गया है कि उस आर्टिकल को मेंशन कीजिए जिसके द्वारा जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करती है राइट ऑफ सिटीजनशिप को। तो इसका आंसर है आर्टिकल 11। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है, विच आर्टिकल हैज़ बीन डिस्कस्ड इन सलीम बला वर्सेस सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, यानी जो ये केस है सलीम बला वर्सेस सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका संबंध किस आर्टिकल से है। तो बेसिकली ये जो केस है, यह जो हमारा आर्टिकल 30 और सब क्लॉज 1 है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि बताया जाता है कि अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज है तो वो सीटों का रिजर्वेशन कर सकती है, तो उससे रिलेटेड कुछ बताया गया है। ओके, और इसमें तीसरा क्वेश्चन है, मेंशन द डेट ऑन विच द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 केम इनटू फोर्स। यानी जो ये 42वां संविधान संशोधन है वो किस डेट से लागू हुआ, तो उसके बारे में पूछा गया। तो ये जो 3 जनवरी 1977 से इन्फोर्समेंट में आया। ओके, और चौथा क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो कि सस्पेंड किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और आर्टिकल 22 जो कि राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इन तीनों ये तीन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड किए जा सकते हैं। ओके, और आगे देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन है, पूछा गया है, हु वाज कपिला हिंगोरानी। तो कपिला हिंगोरानी एक बहुत ही फेमस लॉयर थी, बोल सकते हैं पॉइनियर लॉयर थी, जिन्होंने एक प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था पीआईएल के क्षेत्र में। इन्हें मदर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, और इनका एक लैंडमार्क केस है जिसमें कि जो कि केस का नाम है हुसैन आरा खातून केस। इससे रिलेटेड केस है जो कि 1979 में आया था। इसमें इन्होंने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया था, और हैबियस कार्पस के द्वारा बिहार की जो कंडीशन थी, बिहार में जो कैदियों के साथ होता था और इलीगल जो डिटेंशन होती थी, उसके तहत करीब 40,000 प्रिजनरों को मुक्त किया था, और जो ये फ्री लीगल एड है उसके कंसेप्ट को थोड़ा इस्टेब्लिश किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइब्रेरी है इसमें इनका फोटो मेंशन किया हुआ है, उनका फोटो लगाया गया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफर टू अंडर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2A। तो इसका आंसर है जो आर्टिकल 368(2)A है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफर करता है। जो आर्टिकल है उनको रिफर करता है, जिसमें कि आर्टिकल 54 है, 55 है, 73 है और 162 और एक 241 है, ये है। ओके, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 112 सब क्लॉज 2 इंक्लूड अंडर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी इसमें बताया गया कि जो अनुच्छेद 112 सब क्लॉज 2 है वो उसमें क्या कहा गया। तो इसमें बेसिकली 3 बातें कही गई हैं। जो पहली है, सरकार का जो अनुमानित आय और व्यय है उसका विवरण उसके बारे में बोला गया, और जो सरकार का अनुमानित आय और विवरण जो कि अगले वर्ष के लिए होता है उसके बारे में बताया जाता है, और जो सरकार के अनुमानित आय और व्यय के जो विवरण होते हैं किसी और अवधि के लिए, उसके बारे में बात किया जाता है। ओके, अब इसमें जो 8वां क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये जो टेरिटोरियल नेक्सस है, बेसिकली इसको जो डॉक्ट्रिन ऑफ पीट और सबस्टेंस इसके नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली एक प्रकार से अगर इसके बारे में देखा जाए तो ये कोर्ट को एक पावर देती है फॉर एग्जामिनिंग देयर इज अ रेशनल कनेक्शन बिटवीन द लॉ एंड लेजिस्लेटिव पावर अंडर विच इज इनेक्टेड। यानी जो ये पार्लियामेंट और जो लेजिस्लेचर जो कानून बनाती हैं उसका एग्जामिन करता है कि कितना वो रेशनल है और कितना उसको इनेक्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो इससे रिलेटेड है। अब इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, कैन अ बिल बी रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द कंसेंट कोड द रिलेवेंट प्रोविजन। तो इसमें बात की गई है कि क्या राज्यपाल वो किसी बिल को रिजर्व कर सकता है
राष्ट्रपति कंसिडरेशन के लिए या नहीं? तो हाँ, कर सकता है, जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो कि जो हमारा अनुच्छेद है 200 में बताया गया। इसमें अगर राज्यपाल को बिल को रिज़र्व करना है तो 2 तरीके से कर सकता है। पहली बार जब वो बिल को पास करने से इनकार कर सकता है, एक तो ये हो गया, और जो दूसरी बात है जिसमें कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि वो राष्ट्रीय के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिज़र्व कर सकता है, राष्ट्रपति के बाद भेज सकता है। ये जो कि अनुच्छेद 200 में बताया गया है सब। अब इसका 10वां क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द नेम ऑफ द जजेस हु डिसेंटेड इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। तो जो केशवानंद भारती जो केस था, करीब उसमें 13 जजेस ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया था। इसके बारे में पूछा गया है कि उसके बारे में बताइए। तो अगर डिसेंटेड मतलब जो उसके विपरीत थे लोग थे, यानी 7 लोग तो पक्ष में दिए थे और 6 लोग विपक्ष में दिए थे। अगर वही विपक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से वो जज थे, तो इसमें जस्टिस एएन राय थे, जस्टिस डीजी पालेकर थे, और जस्टिस के मैथ्यू थे, और जस्टिस एमएच बेग थे, और जस्टिस एसएन द्विवेदी थे, जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी असहमति दी थी इस केस से रिलेटेड। ओके, इसमें एक फेज और भी देख लीजिए। हो सकता है कि जो ये पूछ दिया जाए कि जो मेजॉरिटी पक्ष जजेस थी उनके बारे में बताइए, उनका नाम बताइए। तो इसमें जस्टिस एस.एम. सीकरी थे, जस्टिस जे.एम. सेलट थे, और जस्टिस एस.के.एस. हेगड़े थे, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर थे, जस्टिस पी. जगनमोहन रेड्डी थे, जस्टिस एच.आर. खन्ना थे, जस्टिस ए.के. मुखर्जी थे। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। What is the extent of judicial levy on the decision of the governor to grant pardon under Article 161? यानी इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो क्षमादान की जो शक्ति है राज्यपाल के पास, उसकी न्यायिक समीक्षा में करनी है। तो अगर इसकी न्यायिक समीक्षा की जाए तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नर की ये जो पावर है ये लिमिटेड है, और अगर इसके लिमिटेशन के बारे में देखा जाए, इसका रिव्यू किया जाए, तो इसमें डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी गवर्नर इट इज़ गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन इन डिस्क्रिशनरी एंड कोर्ट्स कैन नॉट इंटरफेयर। कोर्ट का इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ओके, यानी ये गवर्नर के माइंड पे है कि किसको क्षमा करना है किसी दंड के लिए या नहीं। ओके, और दूसरा अगर पॉइंट देखें तो ये नो जुडिशियल रिव्यू, यानी इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ओके, और तीसरा जो है लिमिटेड स्कोप ऑफ रिव्यू, यानी एक लिमिटेड स्कोप ही होता है। यानी अगर इसको देखा जाए तो इवन इन केस वेयर जुडिशियल रिव्यू इज परमिटेड द स्कोप ऑफ रिव्यू इज लिमिटेड टू एग्जामिन वेदर द गवर्नर्स डिसीजन वाज बेस्ड ऑन रिलेवेंट कंसिडरेशन एंड वाज नॉट आर्बिट्रेरी और कैप्रिसियस। यानी लिमिटेड पावर है कोर्ट को इसके जुडिशियल रिव्यू के लिए। हो सकता है कि कहीं उसमें आर्बिट्रेशन का प्रयोग न किया गया हो। ओके, इसलिए लिमिटेड पावर है, लेकिन कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने के लिए, लेकिन ज़्यादा पावर भी नहीं है। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द टेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो भारतीय संघवाद है, उसके सहकारी जो संघवाद है, उसकी हमें विवेचना करनी है, उसके लक्षणों को हमें इसमें बताना है। ओके, अगर इसके लक्षण के बारे में बताया जाए जो सहकारी संघवाद है, तो इसमें जो पहला पॉइंट हो सकता है यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग होता है, और दूसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो इसमें हो सकता है साझा नीति निर्माण, यानी एक दूसरे की परस्पर जो नीतियाँ होती हैं उन दोनों राज्यों और केंद्र सरकार दोनों की सहमति से होती हैं, और संसाधनों का जो संसाधन होते हैं उसका भी साझा उपयोग होता है, और जो एक दूसरे हैं किसी भी या केस के लिए या कोई भी मैटर अगर आता है तो दोनों निर्णय लेने के लिए सहायक होते हैं, और विवादों का भी समाधान करते हैं, और संविधान का दोनों पालन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो ये हो सकती हैं सहकारी संघवाद के मेरे हिसाब से विशेषताएं। आप लोग भी देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको हेडिंग बताया हूँ, आप इसके अंतर्गत कुछ और हेडिंग भी जोड़ सकते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको लगे, और इस बना के लिख सकते हैं। तीसरा देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन और जो संविधान और संविधानवाद है, इसमें क्या अंतर है इसके बारे में बताया गया। तो अगर पहले हम संविधान के बारे में बात करें तो बेसिकली हम संविधान को क्या समझते हैं, यानी संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूके का जो संविधान है वो अलिखित है, जो कि किसी राज्य के शासन के जो मूल सिद्धांत या जो नियम होते हैं उसको परिभाषित करता है। यह दस्तावेज जो होता है ये सरकार की शक्तियाँ और उसकी सीमाएं कहाँ तक होंगी उसको निर्धारित करता है, और जो नागरिक के जो अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे उसको भी बताता है, उसको भी परिभाषित करता है। ओके, अब बात करें संविधानवाद की, तो संविधानवाद बेसिकली एक विचारधारा है, एक ओपिनियन है, एक प्रकार से बोल सकते हैं, एक थ्योरी है।
जो संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित करने और नागरिकों के जो अधिकार होते हैं, उसको रक्षा करने के लिए उस पे जोर देता है। और ये विचारधारा जो होती है, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए और वहाँ के नागरिक होते हैं, उनको एक प्रकार से उनको सेफ़गार्ड प्रदान करने के लिए संविधानवाद की जो ये विचारधारा होती है, उसके रूप में होता है। अगर इसके मान लीजिए अगर छोटे से रूप में देखा जाए तो जो संविधान है एक प्रकार से दस्तावेज़ है, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, जो कि नियमों और सिद्धांत को परिभाषित करता है। लेकिन जो संविधानवाद है, वो एक प्रकार से विचारधारा है, जो संविधान के माध्यम से सरकार की जो शक्तियाँ को सीमित या कंट्रोल करने या उस पे एक प्रकार से लिमिटेशन लगाने के लिए और जो सिटीज़न है उनकी रक्षा करने के लिए जोर देता है। ओके? तो ये हो गया संविधान और संविधानवाद। इसके अंतर्गत और वाला जो क्वेश्चन है, द प्रियम्बल गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रियम्बल के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वे क्या है, उसका क्रक्स क्या है। तो अगर बात किया जाए कि किस प्रकार से समझा जाए, तो हमारे प्रियम्बल में समाजवादी प्रजातंत्र है, जो कि अगर आप पूरा संविधान पढ़ेंगे तो भी आपको महसूस होगा कि हम समाजवाद की तरफ ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। ओके? और धर्मनिरपेक्षता है। संविधान के में अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो सभी धर्मों के लिए कुछ न कुछ राइट्स हैं, जो कि हमारे प्रियम्बल में ही बता दिया गया है धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारा जो संविधान का जो झलक है, हमारे संविधान की जो थ्योरी है, वो किस बेस पे है। ओके? और अगर आप प्रियम्बल देखें तो उसमें एकता और अखंडता के बारे में भी बात की गई है, और न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में बात की गई है, जो कि अगर आप डिटेल में संविधान को देखेंगे तो उसमें भी न्याय के बारे में, स्वतंत्रता और समानता के बारे में भी बताया गया है। यानी जो हमारा प्रियम्बल है, इन सब में ये जो मेन बातें लिखी हुई हैं, ये बेसिकली हमारे पूरे संविधान को डिफाइन कर देती हैं। यानी उन सबका एक प्रकार से झलक हमें मिलेगी देखने को प्रियम्बल में। ओके? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया क्या, संविधान की जो जो प्रियम्बल है वो हमें ग्लिम्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उसके बारे में। ओके? अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी केस। तो इसमें पूछा गया जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो केस है, उसका जो महत्व है और उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में बताइए। तो पहले हम समझ लें एयरपोर्ट अथॉरिटी केस है क्या। तो ओके, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है बेसिकली इसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो एक नियम लाई थी जिससे के द्वारा जो जितने लोग भी एम्प्लॉय हैं एयरपोर्ट पे, उन सबको हेलमेट पहनना पड़ेगा सेफ्टी के बेसिस पे। तो उसमें से एक व्यक्ति है, वो on the basis of Article 14 and Article 21, he denied to wear that helmet and safety guards, and he challenged the court that I can't do this thing. तब जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यहाँ पर जो आर्टिकल 14 और 21 है इसका व्याख्या दिया और बताया कि ये जो है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है इसके फैसले के अनुरूप है। यानी ये किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का वायलेशन नहीं करता है, क्योंकि यह हेल्थ और सेफ्टी के बारे में बात करता है। ओके? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय दिया इसके लिए, जो कि इसमें जो आर्टिकल अनुच्छेद 14 और 21 है उसकी व्याख्या एक तो सुप्रीम कोर्ट ने की, और सार्वजनिक नीतियों की जो वैधता होती है उसके बारे में बताया, और कर्मचारियों के अधिकार के बारे में बताया। तो इस प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप हेडिंग वाइज लिख कर बड़ा बना सकते हैं, मैं बस मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। और करके जो क्वेश्चन है वो है इलुसिडेट द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वाइज फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली इसमें जो ये फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं और जो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है इसके बारे में, इसके सिद्धांतों के बारे में बात किया गया। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो जो ये बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके संबंध को देखा जाए तो ये हम बोल सकते हैं कि जो ये मूल संरचना सिद्धांत जो हैं या जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है, अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो ये संविधान की मूल संरचना है, उसका क्रक्स है एक प्रकार से। और ये मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। ओके? और संविधान के जो मूल या जो बेसिकली जो ओरिजिनल प्रिंसिपल होते हैं उसको भी एक प्रकार से सेफगार्ड प्रदान करता है। ओके? अगर यहीं पर मूल अधिकार के बारे में बात करें तो ये नागरिकों जो हमारे मूल अधिकार बेसिकली वो नागरिकों के अधिकारों के बारे में बात करते हैं और मूल अधिकारों की व्याख्या करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ओके? और अगर इन दोनों के बीच संबंध को अगर देखा जाए, मूल अधिकार यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इसके रिलेशन को देखा जाए तो ये मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है वो फंडामेंटल राइट्स को बचाती है। यानी जो फंडामेंटल राइट्स है वो सेफगार्ड करती है या निवास करती है हमारे मूल संरचना सिद्धांत में। ओके? तो
जो कि मूल संरचना सिद्धांत, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए यानी संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के द्वारा रेखांकित करती है, या जो संशोधन होता है किस प्रकार से किया जाए कि इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको चेंज ना हो, इस चीज़ में वो उसकी सुरक्षा करती है या रक्षा करती है। और अगर और कोई कनेक्शन देखा जाए तो ये मूल अधिकार जो हैं मूल संरचना सिद्धांत का ही हिस्सा है, जैसा कि अभी बताया हूँ कि ये उसके अंदर ही आता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो इस प्रकार से आप भी इसको हेडिंग वाइज लिख कर बता सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही है जी। आर्टिकल 109 इनकॉर्पोरेट्स स्पेशल प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, डिस्कस। तो इसमें बेसिकली पूछा गया है जो आर्टिकल जो अनुच्छेद 109 है उसमें धन विधेयक का जो बेसिकली उसके 109 में कहा क्या गया है, स्पेशल जो प्रक्रिया से संबंधित इसका क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए एक आर्टिकल 109 देख लेते हैं कि वो क्या है। तो बेसिकली आर्टिकल 109 में धन विधेयक के बारे में कुछ उसके प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। अगर धन विधेयक को देखा जाए तो धन विधेयक एक प्रकार का विधेयक होता है जो सरकार के वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित होता है, और जैसे कि टैक्सेशन हो गया या किसी भी प्रकार के गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर हो गया या पब्लिक जो फाइनेंशियल जो पॉलिसीज़ होती हैं उन सब से रिलेटेड ये धन विधेयक चीज़ होती है, या जो ये विधेयक होता है वो होता है। ओके, अगर अनुच्छेद 109 के अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा जाए तो इसमें जो अगर पहला चीज़ देखा जाए तो धन विधेयक की परिभाषा इसमें दी रहती है 109 में। तो और जो दूसरी चीज़ देखी जाए तो उसमें विशेष प्रक्रिया है, यानी अनुच्छेद 109 धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया को परिभाषित करता है, जिसमें कहा जाता है कि धन विधेयक को लोकसभा में पहले पेश करना चाहिए और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पारित किया जा सकता है। तो ये भी उसी में है, और राज्यसभा की इसमें भूमिका भी बताई गई है कि अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक पर विचार नहीं कर सकती है, लेकिन वो इसके बारे में जस्ट एक प्रकार से ओपिनियन ले सकती है, राय ले सकती है। और लोकसभा की शक्ति के बारे में बताया गया है इसी आर्टिकल 109 में कि लोकसभा धन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत के साथ पारित कर सकती है, भले ही राज्यसभा इसके विरोध में क्यों ना हो। ओके, और अगर इस 109 जो आर्टिकल 109 है इसके अगर महत्व को देखा जाए तो बेसिकली यह जो है वित्तीय प्रस्तावों को नियंत्रण करता है, लोकसभा की शक्ति के बारे में बात करता है, और इसमें राज्यसभा की भूमिका जैसा कि आप जानते हैं कि वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, उसके बारे में भी फोकस करता है। ओके, तो ये हो गया 5वां। और इसके अंतर्गत और वाला क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मतलब आप जानते हैं ग्रहण लग जाना या ऐसे प्रकार से, यानी किसी चीज़ को कम कर देना या किसी चीज़ को घटा देना, उसको ही हम इक्लिप्स कहते हैं। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किया जाता है, यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ principle that suggests that certain provisions of the constitution can be eclipsed or overridden by subsequent amendment or legislative action। यानी एक प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है जो कि जो ये लेजिस्लेटिव जो एक्शंस हैं और अमेंडमेंट के द्वारा कुछ कम कर दिया जाता है। ओके, अगर इसके की पॉइंट को देखा जाए या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के, तो इक्लिप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर इसके इम्पॉर्टेंट राइट्स को देखा जाए तो इसमें बताया गया कि द डॉक्ट्रिन suggests that the certain fundamental rights guaranteed by this constitution and can be limited or overridden by subsequent and amendments or legislative actions। okay, यानी जो लेजिस्लेटिव जो कार्य होते हैं अमेंडमेंट्स के द्वारा किसी भी राइट को कम कर दिया जाता है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के। और अगर कुछ अदर पॉइंट की बात की जाए तो इसमें अमेंडमेंट्स कैन ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी कम किया जा सकता है जो ये लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं और अमेंडमेंट्स के द्वारा, लेकिन एक लिमिटेड वेज में, जो कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो मेंटेन रहे। ओके, और अगर कुछ और पॉइंट देखा जाए तो इसमें एक और पॉइंट है, जैसे कि लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन आल्सो इक्लिप्स फंडामेंटल राइट, यानी जो ये लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा भी, इसको सिर्फ अमेंडमेंट के द्वारा नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा भी इक्लिप्स किया जा सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन लिमिटेड ही किया जा सकता है। ओके, अगर इसके केसेस को देखा जाए कि जो ये कैसे ज़्यादा राइज हुआ, तो इसमें एक केस है, लैंडमार्क केस है, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1915, और मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें ये इक्लिप्स के जो व्याख्या की गई है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑन पार्ट 3, यानी जो अगर जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो संविधान का पार्ट 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बेसिकली इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं।
तो अगर आप लोग ही सोचेंगे तो आप लोग कम से कम कुछ ना कुछ आंसर इसका गेस कर सकते हैं, बना के लिख सकते हैं कि क्या-क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। पहले तो क्या हो सकता है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वो कुछ सस्पेंड भी हो सकते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले बताया हूँ कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल हमारा 20 हो गया और 21 हो गया, ये भी सस्पेंड हो जाएगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो इंडिविजुअल राइट्स फ्रीडम पे बहुत 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 ज़्यादा होगा। यानी हमारा जो हमारा आर्टिकल 19 है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इससे रिलेटेड ये भी बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगा या कम ही हो जाएगा। मान लीजिए ओवर रीडन या ये भी सस्पेंड ही हो जाएगा, ओके। और कुछ एक्सेप्शन टू सस्पेंशन भी हो जाएंगे इस प्रकार से, जैसे कि अभी बताया हूँ कि जो आर्टिकल 20 है, 21 है, वो भी हो जाएंगे, जो कि गारंटीड है, लेकिन फिर भी इन केसेस में वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बना के लिख सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर हो सकता है। मैं सटीक कोई आंसर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन देखने के बाद क्या आ रहा है, मैं आपको और कुछ गूगल की मदद से उस चीज़ों को कंप्लीट करके आपको बता रहा हूँ कि हाँ, किस प्रकार से आंसर इसका हो सकता है। यानी आप अगर कोशिश करेंगे तो आप लिख लेंगे। अगर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉमन ज़रूर मिलेंगे। पिछली वीडियो भी मैं जब कॉन्टेक्ट की बनाया था, उसमें करीब 7 से 8 क्वेश्चन मैं मिलाया हूँ, कॉमन मिलेंगे। अगर आप लोग भी मेरी जो पेपर एनालिसिस की वीडियो देखे होंगे तो आप ज़रूर पाएँगे कि हाँ, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉमन थे। ओके, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलुसिडेट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड इट्स पर्पस विद द हेल्प ऑफ डिसाइड केसेस। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, इसके बारे में बताया गया। अभी जो केसेस के साथ है, कैसे कैसे पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज बदले हैं या अराइज हुए हैं, उसके बारे में पूछा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देखा जाए तो ये जो है अनुच्छेद 105 और 194 बताया गया। 105 में जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है उसके बारे में बताया गया, और 194 स्टेट के जो विशेषाधिकार है उसके बारे में बताया गया। ओके, अगर इनके विशेषाधिकार को देखा जाए कि ये क्या करते हैं, तो ये बेसिकली इसे स्वतंत्रता दे देते हैं, और इससे निष्पक्षता बन जाती है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में। और जो संसदीय प्रक्रिया जो होती है उसकी एक प्रकार से रक्षा होती है, ओके। और अगर केसेस की बात की जाए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से केस महत्वपूर्ण हैं, तो पहला जो केस है आपका के एस के पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ 1964, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ओके। जिसमें जो कि संसद ने जो उच्चतम न्यायालय ने उसने संसदीय विशेषाधिकार जो संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यों में उसके स्वतंत्रता के रूप में या स्वतंत्रता की आवश्यकता के ऊपर जोर दिया है। और एक और केस है पीवी नरसिम्हा राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1998। इसमें भी उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा और संसद की निष्पक्षता के लिए इस केस में व्याख्या की है कि ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता और निष्पक्षता दिलाने के लिए, ताकि वो अपना कार्य इक्वली या वेरी स्मूथली कर सकें, ओके। तो इस प्रकार से केसेस आप मेंशन कर सकते हैं। केसेस पूछा गया है, मैं तो छोटे छोटे बता दे रहा हूँ, बस आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग लॉन्ग करके इसको बढ़िया से लिखिएगा, ओके। तो चलिए अब तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन दे दिया है तो हम सभी क्वेश्चन को समझेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी हमको डिटेल में इसको डिस्कस करना है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उस पर क्या असर पड़ता है ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। यानी जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी या इस प्रकार की इमरजेंसी जब लागू हो जाती हैं, तो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है उस पर क्या असर पड़ता है स्टेट की, उसको हमें डील करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी इमरजेंसी लगती है तो जो स्टेट की जो पावर होती है वो बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है, और जो सेंटर की पावर होती है वो उस पर ओवर रूल हो जाती है। यानी ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट undergoes significant changes, like the Indian Constitution grant the center overriding power to the control and direct all aspect of administration and legislation throughout the country। यानी जो सेंटर होता है वो बेसिकली ओवर रूल कर देता है जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके पावर को ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ओके। यानी जो की चेंजेस अगर देखा जाए, जो इसके इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं इमरजेंसी के समय, वो होते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। जो पावर होती है वो बेसिकली सेंटर में मिल जाती है, और यानी सेंटर ही उसको कंट्रोल करने लगता है, ओके। और सस्पेंशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर होता है बेसिकली प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। यानी इस स्टेट के बिहाफ पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ओके।
और एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल लॉज होती हैं, यानी सेंट्रल लॉज कैन बी एक्सटेंड टू द स्टेट इवन इफ दे आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद द स्टेट्स लॉ। ओके, स्टेट का ही एक्सटेंशन होता है, वो इस सेंटर का ही एक्सटेंशन होता है स्टेट पर। ओके, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इसके की चेंजेस हैं या की पॉइंट्स हैं। The center can issue direction to the state and on financial matters, including the reduction of salaries and allowance on state government employees। यानी फाइनेंशियल इमरजेंसीज भी के तहत भी ऐसा किया जा सकता है। ओके, अगर इमरजेंसी की बात किया जाए तो आर्टिकल 352, 356, 360 ही मेंशन है इसके बारे में, यानी ये सब इमरजेंसी के बारे में बात किया गया। अगर इम्पैक्ट देखा जाए कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर है वो महत्व रूप से यानी जरूर से ही कुछ कम हो जाती है, कम हो ही जाती है इमरजेंसी के टाइम में। ओके, और जो लेजिस्लेचर कैन भी सस्पेंड, ये भी कहीं सस्पेंड हो जाता है, और पार्लियामेंट स्टेट के बिहाफ पर कानून बना सकती है या बनाती है। ओके, और जो ऑटोमनी होती है जो फाइनेंशियल मैटर की, वो स्टेट की, वो भी रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। अब 8वां का क्वेश्चन देखते हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो अगर विशेषता के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले हम अपने प्रियम्बल को देख सकते हैं, यानी एक हेडिंग आप प्रियम्बल के लिए डाल सकते हैं कि वेयर वी हैव द glimpse of the whole of the our constitution, where we will find that what does mean of our constitution through the our preamble। ओके, क्योंकि हमारे जो प्रियम्बल उसमें सॉवरेनिटी के बारे में बात की गई है, सोशलिस्ट के बारे में, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सब बताया गया है। जिसमें कि जस्टिस में भी अगर देखा जाए तो लिबर्टी, जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में भी बताया गया। ओके, और फंडामेंटल राइट्स को अगर देख लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एक नागरिक को बहुत इंपावर करती हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे संविधान को एक 4 चांद लगा देती है, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, वेलफेयर स्टेट हो गया, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, इसको भी देखें तो ये भी हो सकता है। ओके, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी एक प्रकार से बहुत ही है, जो कि हमारे ऊपर एक प्रकार से अधिकार आरोपित करती है कि हमारे क्या अधिकार हैं। ओके, और एक तो हमारा पार्लियामेंट्री एक सिस्टम ये है, एक पॉइंट ये भी हो सकता है, जिसमें कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती हैं, कैबिनेट सिस्टम हमारे पास है, कैबिनेट सिस्टमिंग होती है। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सेफ गार्ड करता है हमारा जो जुडिशरी, और एक कंट्रोल बनाता है गवर्नमेंट पे। ओके, और फेडरल स्ट्रक्चर है एक प्रकार से, जो कि डिवीज़न ऑफ पावर से, पावर्स का डिवीज़न हुआ है, और एक डिवीज़न तो हुआ है, और एक पॉइंट ये भी हो सकता है, रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन हमारे पास बहुत ही अच्छा है। तो इस प्रकार से हम ये जो मैं बताया हेडिंग बताऊँ एक प्रकार से, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल के उसकी विशेषताओं को व्याख्या कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं। ओके, तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज हाईलाइटेड इन SP गुप्ता केस 1981। यानी इसमें जो SP गुप्ता केस है, इसमें बेसिकली जो जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी उसके बारे में बताया गया, जो कि SP गुप्ता एक लॉयर थे जिन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमारे जो जुडिशियरी वर्क है उसमें इसका इंटरफेयर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ, तब वो लॉयर का जो भी लॉयर थे उनका ईजिली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता था बिना किसी कंसल्टेंट के, बिना किसी एडवाइस के, जो चीफ जस्टिस हमारे हैं। तो इन्होंने एक केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया या देखा कि हाँ ये तो सही है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यही बैकग्राउंड है इस केस का। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 की मेजॉरिटी से जजमेंट दिया कि जो ये चीज़ है ये बेसिकली एक कंप्रोमाइज़ है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के साथ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर कम से कम अगर जो गवर्नमेंट है अगर वो किसी को ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो लेकिन ये कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, यानी जो कंसल्टेंसी होनी है वो चीफ जस्टिस के साथ अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, इससे पहले होती नहीं थी। ओके, अगर इसके जो कोर्ट क्या फाइंड करती है इसमें, अगर उसके बारे में देखा जाए तो इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में देखती है कि वो तो एक प्रकार से कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस उनका कंसल्टेंट नहीं होता था या उनका विचार नहीं लिया जाता था किसी भी ट्रांसफ़र पे, और आर्बिट्ररी ट्रांसफ़र होते थे, मनमाने तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे। ओके, तो जो जजमेंट उन्होंने दिया वो बेसिकली एक जुडिशरी, इंडिपेंडेंस जुडिशरी के ऊपर दिया कि जुडिशरी कोई भी इस प्रकार से समझौता नहीं कर सकती है और इस प्रकार से आर्बिट्रेरी रूप से इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट दिया कि प्रोटेक्टेड जुडिशरी ऑटोनॉमी, यानी जो
द जजमेंट प्रोटेक्टेड जुडिशियल ऑटोनॉमी बाय इंश्योरिंग दैट जजेस आर नॉट आर्बिट्रेरी ट्रांसफर, यानी जो आर्बिट्रेरी रूप से जो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती थी जजों को या लॉयरों को सरकारी, तो उस पर रोक लगाई। ओके, और प्रिवेंटेड गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस थिंग, और गवर्नमेंट पे भी रोक लगाया कि आप इस प्रकार से मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये था एसपी गुप्ता केस। ओके, जिसमें कि इस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक प्रकार से कोर्ट ने गवर्नमेंट पे एक प्रकार से लगाम लगाई। ओके, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स इंटर स्टेट ट्रेड, डिस्कस। यानी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो व्यापार होते हैं, उसमें जो जुडिशियरी अप्रोच क्या है, जो न्यायिक विचारधारा क्या वो किस प्रकार से हैं, उसके बारे में हमें विवेचना करना है या डिस्कस करना है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके मूल सिद्धांत या प्रिंसिपल को देखा जाए तो बेसिकली ये अंतर्राज्य व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि अगर जुडिशरी उसमें अपना अप्रोच ना दिखाए तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों में एक प्रकार से टकराव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी केसेस के बारे में देखा जाए कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है या रूल बनाया है या व्याख्या किया है जो ये अंतर्राज्यीय व्यापार है उसके लिए, तो ये केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य का जो ये 1973 का जो ये केस था केशवानंद का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके स्वतंत्रता के बारे में बात की है। और एक केस और है अटल बिहारी वाजपेयी बनाम राज्य, तो इसमें भी स्वतंत्रता को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है और बताया है। ओके, तो ये जो थे इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया और अपना अप्रोच दिया कि उसकी स्वतंत्रता यानी जो अंतर्राज्यीय व्यापार के जो स्वतंत्रता है वो कंटिन्यू रूप से रहनी चाहिए। ओके, अगर न्यायिक दृष्टिकोण देखा जाए तो जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा करना है सुप्रीम कोर्ट इसको रक्षा करती ही है, क्योंकि टकराव होंगे स्टेट में और सेंट्रल में या दूसरे स्टेट से, तो इस एक प्रकार से दोनों को एक प्रकार से कंप्रोमाइज़ करा के एक वे देती है ताकि हमारा गवर्नमेंट ईजिली स्मूथली वर्क करे। ओके, और ये बेसिकली जो अंतर्राज्य व्यापार पर जो टैक्स लगाए जाते हैं उसकी जांच करते हैं कि इलीगली ज़्यादा टैक्स अधिरोपित ना किया जाए। ओके, और वो बेसिकली ये व्यापार और वाणिज्य की जो न्यायिक समीक्षा उसको करती है कि कहीं पर आर्बिट्रेरी रूप से ट्रेड ना हो, सब चीज़ स्मूथली चले। तो ये था 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लास्ट में आया है लेकिन। इलोबरेटली डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास राइट है आर्टिकल 368 के अंतर्गत जिसके द्वारा पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, उसके बारे में हमें व्याख्या करनी है और इस पर उसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है उसको भी हमें देखना है। ओके, तो अगर हम अमेंडमेंट के बारे में देखें तो 3 तरह के अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। पहला जो है सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट, जिसमें कि जो कि बहुत ही इनिशियल टाइप है, जिसमें कि सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ओके, और जो कि अगर मान लीजिए हमें सिटीजनशिप एक्ट में कोई अमेंडमेंट करना है तो इसके अंतर्गत ही होगा। ओके, और दूसरा जो अमेंडमेंट है वो स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट है, जो कि अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स या इस तरह से रिलेटेड किसी फंडामेंटल राइट या किसी और आर्टिकल में अगर संशोधन करना है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। यानी ये तब उस कैटेगरी में होता है जिसमें कि स्पेशल मेजॉरिटी मतलब इसमें वो ये होता है कि जो मेंबर होते हैं ये 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट होने चाहिए और ये इतनी मेजॉरिटी या इतने मेंबर्स वोटिंग के लिए कंसेंट अपने देने चाहिए, तब जाकर ये वोटिंग ये चेंजिंग होती है। ओके, और एक और होता है रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी सर्टेन अमेंडमेंट सच एज दोज दैट अफेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट ऑफ और फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कुछ ऐसे संशोधन जो कि सेंटर और स्टेट से रिलेटेड हैं या उनको अफेक्ट करते हैं, तो इसमें जो स्टेट होते हैं वो कम से कम आधे स्टेट सपोर्ट करने चाहिए उस अमेंडमेंट के लिए। ओके, तो इस प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं। और अगर आप इसके प्रोसीजर के रूप में प्रोसीजर को देखा जाए तो आप लोग जानते होंगे जो कि पहला की इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है। ओके, एक बिल पेश होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, किसी भी हाउस में हो सकती है, और दूसरा जो होता है रेफरल टू सिलेक्ट कमेटी, और कमेटी के रिफ़र की जाती है उसको एग्जामिन करने के लिए और उस पर रिकमेंडेशन या मेक्स रिकमेंडेशन या बिल को विस्तारित रूप से बनाने के लिए। ओके, और उसके बाद डिस्कशन एंड वोटिंग, उसके बाद डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है कि कौन इसके पक्ष में है और कौन विपक्ष में। ओके, फिर स्पेशल मेजॉरिटी बनती है अगर स्पेशल मेजॉरिटी का मैटर है तो। ओके, 2/3 अगर पास हो जाता है तब तो ठीक है,
ओके, या तो फिर रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर, अगर इस प्रकार का है तो रेटिफिकेशन बाय लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर जो स्टेट के बाकी स्टेट हैं उनके लेजिस्लेचर में भी पास होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद जब एक सब हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके एसेंट के लिए, ओके, उसकी सहमति के लिए। ओके, तो अगर प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देता है तो इसका पब्लिकेशन थ्रू गजट होता है, तब जाकर अमेंडमेंट होता है। ओके, अगर अब इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया जाए कि व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि अभी बताया हूँ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है बेसिकली ये सेफगार्ड करता है हमारे संविधान को और स्पेशली हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ओके, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, कोई भी अमेंडमेंट किया जाए लेकिन इसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, यानी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो सेफ रहना चाहिए। और जो दूसरा अगर रिस्ट्रिक्शन देखा जाए तो प्रोहिबिशन ऑन अमेंडमेंट्स दैट डिस्क्रिमिनेट, किसी इस प्रकार का अमेंडमेंट नहीं किया जाना चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो या जो दो ग्रुप या कम्युनिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करे। ओके, और अगर एक और देखा जाए तो लिमिटेशन ऑन अमेंडमेंट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर एक प्रकार से लिमिट लगाते हैं कि उसको आप इजीली अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पावर करता है नागरिक को एक प्रकार से। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं इसको एक प्रकार से बहुत ही सपोर्ट किए हैं और आर्टिकल 32 को तो संविधान की आत्मा कहे हैं, तो इस प्रकार से इसको कोई ईजिली संशोधन न कर सके, इसलिए इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जानता हूँ कि मैं पूरा अच्छी तरह से तो नहीं गाइड कर पा रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग गाइड हों और अच्छा नंबर स्कोर करें। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं कुछ ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। ओके, करीब 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी कंटिन्यू इंटरेस्ट है मुझे इंग्लिश ये सब करने में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और पेपर में। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं, या कोई और पेपर एनालिसिस करूंगा। ओके, धन्यवाद।